देखो डर्टी पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिशियंस ने नहीं बनाई, सबका ही उसमें देखो योगदान है। बिल्कुल है। ठीक है, आप जब मैं बहुत जगहों की बात करूँगा, आप जब वोट करने जाते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको डेवलपमेंट पे वोट करना है या आपको सिर्फ उनकी बहकाई बातों पे वोट करना है। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, अपने एक उनके सर्टेन चीज़ें होती हैं, वो आपको कंसीडर करके ही आपको वोट करना होता है। मैं जापानीज़ लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। ओके। ठीक है, और बहुत अच्छी कंपनी है, अभी रिसेंटली 2019 में इंडिया में आई थी एंड उनका जो फर्स्ट जो का स्टोर था इंडिया में वो मैं उसका पार्ट था ओपन कराने में। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जापानीज़ कैसे काम करते हैं। जापानीज़ कभी भी अपने काम को एक वाइफ की तरह देखते हैं कि हमें इसी तरह रोड टाइम देना है, किसी को देना दे भाई। ओके। वो सुबह हो चाहे शाम हो चाहे रात हो, उनको 24 घंटे भी देना तो वो देंगे। आप पर्सनली मोदी जी को कितना लाइक करते हैं? देखो मैं तो 100% लाइक करता हूँ। यूएस में एक प्रेसिडेंट 4 साल तक रह सकता है, दोबारा आ सकता है, 8 साल हो गया, उसके बाद नहीं आ सकता वो। अब ट्रम्प का ये लास्ट है। जियो पॉलिटिकल में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, इंटरेस्ट मैटर करते हैं। जो वेलकम टू द PWS शो। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, वो खास कह सकते हैं। खास इसलिए क्योंकि ना ही जस्ट 24 ईयर ओल्ड एंड उनकी जो क्लैरिटी है ना अपने देश की पॉलिटिक्स को लेके, करियर को लेके, हमने आज काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस किया, लाइक पहलगांव के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में, अदर कंट्री के बारे में, इंडिया के ग्रोथ के बारे में, और कैसे हमें भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि कई बार कहते हैं ना हम किसी चीज़ की परिवर्तन की बात करते हैं लेकिन हम खुद पहल नहीं करते। अगर हमारे देश के युवा अगर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो मे बी एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी भी रैंकिंग कंट्री वाइज नंबर 1 होगी। आज नंबर 1 की बात तो सब करता है लेकिन कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। तो ये पॉडकास्ट उन सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशली जो पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं और देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं। तो जानिए इस युवा सिद्धार्थ से कि कैसे हमें अपने देश के पॉलिटिक्स को सही करना है ताकि देश तरक्की कर सके। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो PWS। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया, आप बताएं। बस बढ़िया। सिद्धार्थ, आपके बारे में जब कीर्ति ने हमें ब्रीफ किया था ना, तब बताया सर से ये बात कर सकते हैं हम पॉलिटिक्स पे, जियो पॉलिटिक्स पे, पार्टीशंस के। तो मैं ना सरप्राइज रह गया। मैं कहा कितनी क्या एज होगी उनकी? वैसे आप बता दो। 24। क्योंकि ना मुझे जब बताया ना 24 एज के हैं वो, और मुझे इस लेवल पे इतनी क्लैरिटी तो नहीं समझ में आती, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता। तो क्या आप पॉलिटिकल पढ़ाई भी करते हो या कुछ ऐसा इन्वायरमेंट में रहे हो जहाँ पर ये नॉलेज गेन कर पाए हो आप? सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मैंने अपनी स्कूलिंग सरकारी स्कूल से करी थी। वाओ। एंड जो सरकारी स्कूल में हमें पढ़ाया गया था वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमें शुरू से पढ़ाए गए, हमें बेसिक चीज़ें बताई गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की और राइट्स बताए गए। बट वहाँ पे ना एक एक्सपेक्ट आता था जहाँ पे हमें राइट टू इक्वालिटी पढ़ाया गया। तो वहाँ पे कहा कि भारत के सभी नागरिक एक जैसे हैं, सब इक्वल स्कूलिंग हैं। कौन से ईयर में थी आपकी? 2017 में मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी है। वाओ। क्योंकि लोग उंगली उठाते हैं गवर्नमेंट स्कूल पे कि वहाँ से कुछ पढ़ नहीं सकते, बट देख सकते हैं जिस तरह की क्लैरिटी आपके अंदर उस एज से है और फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हो। हाँ, प्लीज़ तो स्टार्ट करें आप। जब उन्होंने हमें बताया राइट टू इक्वालिटी, वहाँ पे मेरे साथ में मेरा एक दोस्त भी था। तो हमारे टीचर्स आते थे एंड दे सेड कि SC कौन है, NSC कौन है, जनरल कौन है, हाँ। और भरते थे। और हम कहते थे कि क्यों भरना है हमें। तब वो लोग हमें कहते थे कि भाई ये पिछड़े वर्ग से आते हैं और आप लोग आगे वाले वर्ग से आते हो। तो मैंने कहा यार पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, हाँ। मैं क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। रीज़न इज़ दैट आई डोंट हैव मनी, बट उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिल रही है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है। हो सकता है कुछ सही बात है। अदर और एस्पेक्ट्स हो। एजुकेशन में तो हम इक्वल है ना, हर कोई हाँ, किसी का but राइट है। एजुकेशन में हम इक्वल है। अब उनको मेरे को पता चलता था कि उन्हें 5% ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं सिर्फ SC ST बेसिस पे, विच इज़ आई डोंट नो कि वहाँ पे एक्सपेक्ट क्या है। क्योंकि जब मैं गया मैंने बोला भाई मेरे को भी ज़रूरत है, मेरे पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितने उसके पास नहीं है। तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं आप अपर कास्ट से आते हो,
और मुझे भी नहीं पता मैं कौन सी कास्ट से आता हूँ, और वो क्योंकि खुद ही डिसाइड करते वो हैं। खुद ही डिसाइड कर चुके हैं कि भाई नहीं, ये जो बंदा है ये अपर कास्ट से आया हुआ है और इसको तो हम लोग कुछ नहीं देंगे। तब मुझे बहुत डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ एंड तब मुझे लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, हमें कुछ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। और उसी चीज़ों पे मैं अभी थोड़ा रिसर्च भी कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा जियोपॉलिटिकल में भी इंटरेस्ट है एंड साथ के साथ मैं ये भी देखता हूँ कि हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्यों करते हैं। अगर आपके बहुत सारे, अगर मैं लीडर्स की बात करूं, जैसे मायावती जी हैं, आपके चंद्रशेखर आज़ाद जो नए अभी आए हैं, मुझे इनका आज तक ये समझ नहीं आता कि आप पिछड़े वर्ग को तो सपोर्ट कर रहे हो, बट क्या हाँ। इसका मतलब ये है कि आप आगे वर्ग वाले को पीछे कर दोगे? अगर आप ये True. मानते हो कि हम आगे हैं तो आप हमें पीछे करने में क्यों लगे हो, अगर आप उनको आगे ला रहे हो तो एक्चुअली ना मुझे क्या लगता है सिद्धार्थ, हमारे देश कंट्री की जो पॉलिटिक्स है ना, वो सिर्फ हम कुछ लोगों को टारगेट करके ही कर सकते हैं जो हमारे से मैनिपुलेट हो सकते हैं, और जो जिसको हम नहीं मैनिपुलेट कर सकते ना उनको छोड़ देते हैं, और फिर उनके प्रति नेगेटिविटी हम फैला देते हैं दुनिया में। क्योंकि मुझे जिस दिन का नाम लिया ना आपने, वो कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं दिखाते कि हैं। मैं तो हूँ, और उनके सपोर्ट में फिर वही लोग आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन है, वो उन्हीं के ऊपर बिलीव करते हैं। आपका भी पॉइंट सेम है या कुछ डिफरेंट है इसके लिए? आपका पॉइंट एकदम सही है, लेकिन मेरा एक इसमें एस्पेक्ट है, आप खुद बताना, क्या 70 साल से दी गई रिजर्वेशन हमारे पिछड़े वर्ग को आगे लाने में सक्षम रही? बिल्कुल। अगर वो रही तो आप इसको कंटिन्यू रखो, अगर नहीं रही तो क्या बदलाव की ज़रूरत नहीं लगती आपको? ट्रू, बिल्कुल होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ज़रूरत है। और कई जगह सच पूछो तो मुझे याद है एजुकेशन में, अब जैसे टीचर है, टीचर में भी रिजर्वेशन दे देते हैं। यार वहाँ तो छोड़ दो एटलीस्ट, जो खुद नहीं पढ़ा वो आगे क्या पढ़ा पाएगा? करेक्ट। आप रिजर्वेशन दे सकते हो, रिजर्वेशन गलत चीज़ नहीं है, बट रिजर्वेशन का जो मापदंड है वो बहुत गलत है। हाँ। कि आप एक जाति से आते हो तो आपको मिल जाएगा। मेरे जानने में जिस जाति का व्यक्ति के पास करोड़ रुपए है और उसी सेम जाति वाले के एक व्यक्ति के पास ट्रू है। लाख रुपए भी नहीं है, आप दोनों को बराबर दोगे रिजर्वेशन, आप उसको भी रिजर्वेशन दोगे उसको भी दोगे, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कौन जीतेगा? ऑब्वियसली जिसके पास पैसा है। जिसके पास 1 करोड़ है, राइट? तो अब जो पिछड़ा वर्ग है वो तो तब भी नहीं आगे आया, हाँ। वो तो तब भी पीछे रह गया। तो यहाँ पे ना हमें रीवैल्यूएट करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि अगर आप किसी को जज कर रहे हो तो उसके सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस पे जज ना करो, उसके अगर आपको कास्टिज्म पे भी जज करना है तो उसका एटलीस्ट बैकग्राउंड तो देखो, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज रहे बैकग्राउंड में, ये देखो, ना कि उसकी जात पे देखो। अब मैं जिस बैकग्राउंड से आया, मेरे जो एंसेस्टर्स हैं दे आर कम्स फ्रॉम पाकिस्तान पंजाब, ठीक है, दे आर फ्रॉम मुजफ्फरगढ़। उनके अच्छा, ये साथ पाकिस्तान में जगह का नाम है? हाँ जी, ये मुजफ्फरगढ़ जगह का नाम है। जब लोग वहाँ से आए तो हम लोग सब छोड़ के आए थे, हमें तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिला, हम लोग भी खड़े हैं, जैन हैं, वो लोग इतनी माइनॉरिटी में हैं, वो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप देखो सबसे ज़्यादा सिखिज़म में है, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलती। तो ये जो एक्सपेक्ट्स है ना, आपको सबसे पहले नीची जाति, जो जिनको आप पिछड़ा जाति कहते हो, उन पिछड़ी जातियों को आपको ये बताना पड़ेगा कि सर आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी आगे काम कर सकते हो, आपको अपने आप को पिछड़ा महसूस नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, सरकार आपकी मदद करेगी आगे बढ़ने में, तो वो सारे एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन की बात की आपने, पार्टीशंस में मैंने देखा कि हमने सिर्फ खोया है, और कई लोग बोलते हैं कि जैसे पार्टीशंस के बाद कई लोगों को बहुत कुछ मिला है इंडिया में आने पर, तो क्या वो स्टोरी सच है या कितनी सच्चाई है उसमें? पार्टीशन के बाद मुझे नहीं लगता इंडिया में आके किसी को कुछ मिला है। इंडिया में तो हम ऑलरेडी वैसे शुरू से थे ही, ऐसा नहीं है कि हमने देश चेंज करा है, ठीक है, हम लोग सिर्फ एक ही देश में एक जगह से दूसरे स्थान पे हो गए। हमें यहाँ पे बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ रही, और मैं मानता हूँ कि हम लोग सब लोग मेहनती हैं भारतीय, और उन्होंने अपने आप सब कुछ बनाया। पर वो जो जगह थी जहाँ पे हमारे पास बहुत कुछ था, हमारे पास भाई लोगों के पास बाग थे, खेत थे, इतना बड़े बड़े लैंड्स थे, वो लोग वो छोड़ के इस जगह पे आए। तो मुझे लगता है उन्होंने लूज़ ही किया, उन्होंने गेन तो किया नहीं, वो गेन उनकी जनरेशनल वेल्थ में आगे आके उन्होंने जो जैसे से मेहनत करी। क्योंकि ना कई लोगों का मैं बता रहा हूँ, हमने जब डिस्कस किया था ना, कई लोग कहते थे लाइक आज पटेल नगर जाओ, करोल बाग जाओ, पंजाबी बाग जाओ, कई लोग हैं जो वहाँ पर ना सेटल किए गए हैं, और आज की वैल्यू उनकी बहुत ही हाई है, उस समय से बोला जाए तो 1000 गुना हाई पे है। तो कुछ इस तरह का आपने भी कहीं से सुना है? हाँ हाँ बिल्कुल।
हमारे पास कैसे फेस करते फिर इनको? अब अगर आप उसकी वैल्यू देखो और जो वैल्यू वो लोग छोड़ के आए थे अपने पास में, हाँ, वो कोई देखा नहीं ना वो कोई actually। नहीं देख रहा। उनके स्ट्रगल्स, कितनी फैमिलीज के रेप्स हुए हैं, ठीक है, उनके उनके फैमिली में कितने पार्टीशंस हो गए हैं, आधे लोग वहाँ रह गए, आधे लोग आ गए, कुछ लोग बच गए भैया, जिंदा आ गए। आपने तो देखा होगा कि ट्रेन पूरी लाशों से भरी हुई आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर कोई डिस्कशन क्यों नहीं करता कि भाई इतना उन्होंने खोया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ के दाम बढ़े। आप गुड़गांव में जाके देखो, गुड़गांव में तो ज़्यादा नहीं थे ये पंजाबी वाले, हाँ। वहाँ पे तो आपके दूसरी कम्युनिटी के भी लोग थे। हम्म, तो पहली बात तो हर चीज़ को ना हमें कम्युनिटीज़ के तरीके से देखना बहुत बंद करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि भारतीय है, पीछे है, आगे है, उस हिसाब से उसको मदद करनी चाहिए, ना कि उसके जात पे, उसके धर्म पे। ये सब डिस्कशन हमें बंद करना चाहिए। सिद्धार्थ, मैं ना कभी लाइव नहीं सुना इसके बारे में कि जो पार्टीशन हुआ था तो क्या क्या हुआ था। आपने अपने पूर्वज या द ग्रैंड फादर इन सब से क्या सुना है? मैंने उनसे तो बेसिकली यही सुना था कि उनके बहुत बड़े खजूर के बाग थे, ओके। ठीक है, और पाकिस्तान साइड पे थे और उनके पास बहुत पैसा था। पार्टीशन हुआ तो 2 देश बने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र बनाना था और हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाना था, जो नहीं हुआ। जी। ठीक है। हाँ, नहीं हुआ unfortunately। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे 3 एस्पेक्ट थे कि हमारे पास 3 धर्म के लोग थे, मुस्लिम्स, सिख्स एंड इंडिया। और डिस्कशन ये हुआ था कि अगर भारत डिवाइड होगा तो 3 मुल्क बनेंगे, आपका एक सिखिज़म वाला, एक आपका पाकिस्तान वाला और एक इंडिया वाला। ओके। बट इंडिया ने हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट किया कि हम लोग सिर्फ एक राष्ट्र बनाएंगे। और एंड में ये हुआ था कि जो महाराजा रणजीत सिंह वाला पार्ट था, हाँ, वो जम्मू कश्मीर। नहीं, महाराजा रणजीत सिंह आपका ये पंजाब, ओके, पंजाब से। उसमें आपका हिमाचल भी आता था, हरियाणा भी आता था। तो उन्हें लगा था कि वो वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो उनको वापस मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, देश। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमने कहा कि नहीं, हम एक राष्ट्र बनाएंगे। तो सिखिज़म भी इस पर एग्री था कि नहीं नहीं, हम लोग एक राष्ट्र बनाएंगे। बट इस पे हो गया डिवीज़न, विच इज़ कि पाकिस्तान आपका अलग हो गया और इंडिया एक पूरा देश बन गया। तो इस बात पे थोड़ा डिस्कशन इनका हुआ था कि सिख अगर डिवीज़न करना था आपको, 2 देश बनाने थे, तो ये 3 देश होने चाहिए थे, हाँ जिसमें सिखिज़म को भी मिलना चाहिए हाँ, था। जेंटली तो ये होना चाहिए था। हाँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इसकी एक पूरी वीडियो है, वो आप जाके सर्च कर सकते हो। तो मैंने वहाँ से ये चीज़ पढ़ी थी कि ऐसा हुआ था। लेकिन अब ये जो आपका खालिस्तान वाला इशू आता है, ये इसी को लेके आता है कि नहीं नहीं, आपने तो ये कहा था। बट वो इशू अलग चीज़ है। वो एक्चुअली चाहते हैं क्या कुछ खालिस्तान वीडियो? देखो, सब नहीं चाहते, है ना। ठीक है, वो बहुत अलग ही माइंडसेट के लोग हैं, हाँ। जिनका इंडिया में तो कुछ नहीं है, हाँ। वो सब बाहर की तरफ है। और वो बस इसलिए करना चाह रहे हैं कि किसी तरह डिवीज़न हो जाए या हमें कुछ ऐसी पावर मिल जाए और इंडिया वीक हो जाए। वो होगा नहीं कभी तोड़ना भी। चाह रहे हैं तोड़ना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप दिल्ली के किसी सरदार से पूछ लो, पंजाब में भी सब जितने भी मोस्टली हैं, उनका भी ये एस्पेक्ट है कि वो नहीं चाहते ये सब चीज़ें। मैं खुद पंजाबी फैमिली से आता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भी फैमिली में कुछ हैं जो सिख हैं, वो भी नहीं चाहते ये सब चीज़ें। और डिवीज़न तो कभी होना भी नहीं चाहिए। मूवी में दिखाया सिद्धार्थ, लाइक गदर मूवी देखी है मैंने, ट्रेनों में लोगों को मार दिया, काट दिया, बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को बचा के लोग आए। इनफैक्ट मैं कल या परसों किसी से मिला था, उन्होंने मेरे एक स्टोरी बताया कि हम भाई बहन ना, हमें कट्टे में बांध के लाया गया था। तो मैं ना उस पॉइंट को समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह की दहशतगिरी थी वहाँ पे, और हाँ, कैसे थी। सेफ, मतलब आपके जो ग्रैंडफादर या जो भी थे, उन्होंने कोई स्टोरी बताई जहाँ पर हम इस तरीके का कुछ हमने वहाँ पर झेला या फेस किया? लकीली नहीं, अगर झेला होता तो शायद हम लोग पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते आज। तो लकीली वो लोग बच गए। जिस ट्रेन में वो गए, उस ट्रेन में तो इतना हमला नहीं हुआ, लेकिन बाकियों में तो आप जानते ही हो कि ट्रेन लाशों से भरी हुई आई थी। और उसकी फ़ोटोज़ आई थिंक इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। जी जी जी। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम लोग इन चीज़ों से थोड़ा बच गए, एंड लकीली बच गए। आपने बोला 70 साल हमारी आज़ादी को हो गया और रिजर्वेशन और काफ़ी सारी चीज़ों पे चल रहा है। क्या लग रहा है 70 साल में हमारी कंट्री का डेवलपमेंट किस लेवल पे हुआ? क्योंकि मैं अगर साथ साथ बात करूँ जो हमारे साथ या हमारे बाद आज़ाद हुई, लाइक इज़राइल की बात करें, आयरलैंड की बात करें, चाइना, इनफैक्ट ये सारे वेल सेटल्ड एंड वेल डेवलप्ड कंट्री हैं, और हम कहाँ बैठे हैं आज? इसके पीछे क्या रीज़न लग रहा है आपको? हम लोग सोशल जस्टिस में बहुत बिलीव रखते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हम, इवन इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि किसी को सफ़र करना पड़े। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की ज़मीन है तो उसको सरकार भी चाहती है कि पूरी हर एक चीज़ मिले,
उसको मुआवजा पूरा मिले, उसकी मर्ज़ी से वो ज़मीन बिके। तो बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट आपको देखने पड़ते हैं। अभी आप ये एक्सप्रेसवे देखोगे, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस एक मकान की वजह से रुका हुआ है। हाँ, वो रियल है क्या? वो रियल है। उसका मुझे रीज़न लगा ये है, इंटरनेट पे वीडियो बस नहीं चल नहीं रहा नहीं, है। वो रियल है। और उसको सिर्फ उसको वो प्रॉपर्टी वो बेचने को रेडी नहीं हो रहे। उनका कुछ आई थिंक पूरा वो डिवीज़न चल रहा है। मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं जानता, बट हाँ मैंने वो देखा था कि उसका थोड़ा डिटेल डिस्कशन चल रहा है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, ये सोशल जस्टिस में बहुत बिलीव रखती है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो कि हम उसका घर उजाड़ दें, ठीक है, या उसके जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म कर दें। तो इसलिए कई जगह पे आप देखते हो कि काफ़ी जगह मिसमैनेजमेंट है। वो क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि किसी का बिजनेस ठप हो। गवर्नमेंट बहुत टाइम देती है, आपको अलाउ करती है, आप लाइसेंस बनवा सकते हो, आप लोग अपने बिजनेसेस को शिफ्ट कर सकते हो, बट लोग नहीं करते। तो इसका जो मतलब मैं एक अलग टॉपिक हो जाएगा उसका, लेकिन वो जो रीज़न है वो है हमारे अंदर सिविक सेंस, जिसकी बहुत बड़ी कमी है इंडियंस में। क्योंकि मुझे क्या लगता है, हर की मैंने एक दो लोगों से सेम क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे लगा हमारे देश के ना पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, वो सही नहीं है, पॉलिटिक्स सही नहीं है। हम लोग बहुत डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। मतलब हम डेवलपमेंट को रोक लेंगे लेकिन पॉलिटिक्स को चलने देंगे आगे, उस लेवल के हैं। आप तो स्टूडेंट भी मेरे हिसाब से, तो उस पर कुछ बताओ, क्या लगता है आपको? देखो, डर्टी पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिशियंस ने नहीं बनाई, सबका ही उसमें देखो योगदान है। बिल्कुल है। ठीक है, आप जब मैं बहुत जगहों की बात करूँगा, आप जब वोट करने जाते हो तो आपके पास ऑप्शंस होता है कि आपको डेवलपमेंट पे वोट करना है या आपको सिर्फ उनकी बहकाई बातों पे वोट करना है। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, अपने एक उनके सर्टेन चीज़ें होती हैं, वो आपको कंसीडर करके ही आपको वोट करना होता है। मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त क्या बोलता है, एक चोर है एक सवा चोर है। हाँ, देखो मैं किसको वोट दूँ बताओ? और प्लस एक जो है मेरे हिसाब से नन ऑफ दिस ना, या क्या बोलते हैं उसको टेक्निकल वर्ड में, जो किसी को वोट नहीं देते हैं, एक सेपरेट हो जाता है, नोटा। हाँ नोटा। कह रहे उसको भी दबा क्या करूँगा मैं? सर, उसका दबाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे फेक वोटर्स आ जाते हैं। हाँ। ठीक है, कई बार ये देखा होगा आपने कि उनके नाम पे वोट कोई और डाल गया है। क्यों डाल गया है? तो वो वोट ना डले कि कोई वोट नहीं डालने आया, तो वो बस अपना पंच कर जाए कि वो किसी को वोट नहीं दे रहा है, एटलीस्ट उसके नाम पे कोई फेक वोट ना डाल के जाए। ओके। तो उस चक्कर में उन्होंने नोटा को इंट्रोड्यूस किया था। लोगों ने सोचा कि इसके लिए जब पता है क्या मिसकंसेप्शन है कि लाइक जो भी दोनों ऑप्शन है ना, उम्मीदवार हैं जो दो कैंडिडेट्स, हम दोनों को पसंद नहीं करते, हमें तीसरा चाहिए। ऐसा नहीं है, उसका सिर्फ ये है कि आप सिर्फ दबा के चले जाओ कि भैया आपके नाम पे वोट डल चुका है, वोट डल चुका है, तो आपके नाम से कोई दूसरा आके नहीं डाल सकता। एक तो हमारे जो कार्ड बनते हैं उसमें फोटोज इतनी पुरानी नहीं जाती है, बंदा पहचान नहीं पाते, खुद को देख के टेररिस्ट समझ ले, खुद के देख के ऐसे शॉक हो जाता है बंदा। तो वो थोड़ी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं हमारे इंडिया में कास्टिज्म सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, जो कहीं ना कहीं रोक रहा है इस चीज़ को। क्योंकि आज हर कोई सिर्फ अपनी जाति और धर्म के नाम पे वोट लेते हैं। स्पेशली जहाँ से मैं आता हूँ, बिहार से, बिहार में यही चलता है। 2-3 कास्ट हैं, आप जिस कास्ट से हो आपको लोग वोट करेंगे, और कुछ कास्ट में है अनकंडीशनल, आप चोर हो तब भी वोट करेंगे। डिड यू फील सेम सर? हाँ, ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक यही एक रीज़न है कि हम लोग आज भी पीछे हैं, है ना? हाँ, मेरे को तो समझ नहीं आता कि आप लोग किसी से भी उसकी जाति पूछते ही क्यों हो। आप सिंपल सा एक एस्पेक्ट रखो कि अगर किसी से जाति पूछ रहे हो तो बहुत उसकी जो जाति आपने पूछी है वो एक पर्सनल वे में पूछो। आप सबको बता के मत पूछो ये कि सर्टन जगह से आता है, सर्टन रिलीजन से आता है। आपका रिलीजन और आपकी जो कास्ट है वो बहुत प्राइवेट होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको पब्लिकली नहीं बतानी चाहिए। आप बिहार में कास्टिज्म का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग जब वोट करते हैं तो लोग दूसरी कास्ट को इसलिए वोट नहीं करते हैं कि वो उनकी कास्ट का है। हाँ। उनको ये डर लगता है कि दूसरा आ गया तो उनकी सिक्योरिटी पे बात आ जाएगी। वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न से करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं सोचना होता ना उस पार्टी को ना इस पार्टी को। आपको सबसे पहले अपने कास्ट को पीछे रखना है एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो वही फोकस नहीं हो पा रहा लोगों का, कि जिसकी वजह से हमारा जो वोट है वो गलत चला जाता है। ओके, क्योंकि ना क्या होता है, मैं तो यही समझता हूँ, जैसे लाइक सिंगापुर और 2-3 कंट्री में देखा है मैंने, वहाँ के बारे में ज़रूर सुना है कि लाइक वहाँ के जितने MLA MP उनको इंसेंटिव दिया था डेवलपमेंट के ऊपर, कि आप कितना डेवलप कर सकते हो अपने एरिए को। यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं कोई डिस्कस करता, उल्टा कोई टांग खींचने पहुँच जाता है। आज अगर दिल्ली को देखा जाए 70 साल के बाद, दिल्ली की डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे चाहिए एक्चुअली। भारत की राजधानी क्या दिल्ली जैसा डिजर्व करते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं करता। तो वैसे राजधानी जो है वो पूरा दिल्ली नहीं है, दिल्ली 3-4 भागों में डिवाइडेड है। एक आपका दिल्ली एनसीआर, एक दिल्ली एनसीटी और एक आपका सेंट्रल दिल्ली। तो जो सेंट्रल दिल्ली पार्ट है वो मेन आपकी कैपिटल में आती है और उसको आप जाके देखो तो बहुत डेवलप्ड है। ओके ठीक है, आप राष्ट्रपति भवन के आसपास जाके देखो भैया, बहुत डेवलप्ड है और वही सबसे ज़्यादा जो मेन ये है कह वो दिल्ली सकते हैं है। कि एक पॉलिटिकल्स जो या पॉलिटिक्स में होते हैं ये जानने वाले, उनके क्वेश्चंस बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं जैसे आपने बोला साउथ दिल्ली को सीधा हिट कर दिया नहीं, उन्होंने करा हुआ है, ये चीज़ है। अच्छा। अगर आप कभी भी दिल्ली लेकिन गवर्नमेंट मैं का, तो यही समझता हूँ ना पूरी दिल्ली है। हाँ नहीं, वो हम लोग समझते हैं दिल्ली है, दिल्ली तो हमने नोएडा तक खींच दिया है अब सर करते 5 करते। किलोमीटर का राजधानी रखेंगे क्या, 2 किलोमीटर का? नहीं होना चाहिए, ये मैं अग्री करता हूँ, बट उन्होंने अपना डिवीजन एक बना रखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डेवलपमेंट होनी चाहिए एंड आई थिंक हो भी रही है। द रीज़न इज़ कि मैंने वही बोला कि सोशल जस्टिस पे गवर्नमेंट बहुत फोकस करती है। अब मेरा घर है फॉर एन एग्जांपल, मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, बहुत कंजस्टेड एरिया है। वहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम्स है, हज़ार तरह की प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट चाहे तो मेरे को एक दिन में वहाँ से हटा दे, पूरी जगह को फ्लैट कर दे और वहाँ पे डेवलप करके बिल्डिंग बना के और अच्छा सा चाइना ऐसा बना दे। गवर्नमेंट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अभी पास में ही बहुत सारे बिल्डिंग्स बना रही है, जैसे नोएडा से शहर बना दिए, गाज़ियाबाद बना दिए, कड़कड़डूमा भी एक आपका स्मार्ट सिटी के अंडर आया हुआ, वहाँ पे भी बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वो लोग चाह रहे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो वहाँ पे अपने आप शिफ्ट हो जाए ऑटोमेटिक, यहाँ के जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो डाउन हो जाए, गवर्नमेंट बाद में यहाँ के डेवलपमेंट कर दे। वाओ, ये सच में रीजन है क्या? ये सच में रीज़न है। आप ये कोई इस पर डिस्कशन नहीं करता आपको। एक्चुअली मेरे पास भी इसका कोई विजन या आइडिया कुछ भी नहीं था। नहीं, लोग एक्चुअल में गवर्नमेंट का यही प्लान है कि स्लोली हम लोग ग्रो करेंगे और सोशल जस्टिस के साथ ग्रो करेंगे। इसलिए आप देखोगे तो आपने नोएडा भी बसा दिया, आपने ग्रेटर नोएडा भी बसा दिया, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन भी बस रहा है, गाज़ियाबाद भी बस रहा है, और दिल्ली मेरठ के जितना भी एक्सप्रेस वे है उसके दोनों तरफ बस रहा है। आपका द्वारका एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ प्रॉपर्टीज़ बनती जा रही हैं। हमारे एरिया के तो बल्कि प्रॉपर्टी के रेसेस, वो जो प्राइसेस है वो भी डाउन होते जा रहे हैं। ये एक एस्पेक्ट है जो सबसे बड़ा। सिद्धार्थ, किसको फॉलो करते हो आप? क्योंकि मुझे नहीं लगता है इस टाइप के जो आंसर या नॉलेज है ये कहीं पे है एक्चुअली। आई मीन मैं भी यूट्यूब पे ही देखता हूँ। आई थिंक यूट्यूब पे वही, जैसे आपका आपने एक बारी बताया था कि एक लेटेंट का एक्सपेक्ट है कि भाई लेटेंट पे तो आपका सब खराब है, और दूसरा आपने एक्सपेक्ट बताया था मेरे को कि हाँ यूटिलाइजेशन आप अच्छा भी कर सकते हो। तो मैंने यूट्यूब का अच्छा यूटिलाइजेशन आई थिंक किया, और मेरा जो इंटरेस्ट है देख वो ज़्यादा इन चीज़ों में है, और सबसे मेन बात मैंने खुद चीज़ें एक्सपीरियंस की है। तो ऐसे मेरे को इन चीज़ों का थोड़ा कभी घर में बोलते हैं कि यार तू कहाँ किस कैटेगरी में जा रहे हो, कुछ और बड़ो, इतने स्मार्ट हो, मॉडलिंग वगैरह में जाओ, कहाँ पॉलिटिक्स में जा रहे हो? घर वालों ने वैसे पुश तो मेरे को बहुत किया था। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैबिन क्रू, जो फ्लाइट स्टूवर्ड्स होते हैं, बट एविएशन वगैरह। हाँ, एविएशन वाले, बट ठीक है वहाँ नहीं हुआ, ना किया मैंने ज़्यादा ट्राई। तो अभी भी मैं आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ, बट साथ के साथ मेरा जो कोर इंटरेस्ट है वो जियो पॉलिटिकल्स और वर्ल्ड अफेयर्स में है। ओके, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा बताओ, जैसे लाइक हम अपना डेवलपमेंट या हमारी जो सोच है, क्योंकि वर्ल्ड डेवलपमेंट पे तो कुछ तो कंट्री के एग्जांपल्स होंगे कि हमारी जो सोच है इस लेवल पे है, और जो आपने कहीं गैस किया हो कि नहीं यार इनकी ना सोच इस तरह का, कुछ भी जो हमें लगता है कि उनसे हमें इंस्पायर करना चाहिए, खुद को सीखना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल जी, जैसे लाइक मैं तो इज़राइल को ही कहता हूँ, क्योंकि ना बहुत कम समय में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, सेफ्टी पर्पस से भी, कास्टिज्म, पॉलिटिक्स, हर टाइप से भी, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर और बाकी सब पे इतना दिमाग लगाया। और जापान भी कह सकते हैं, जब उन पे अटैक हुआ था तो उनका मिलिट्री सिस्टम बंद कर दिया गया पूरा, करेक्ट, बट उन्होंने प्रोडक्ट पे इतना दिमाग लगा दिया। कहते हैं जापान हर साल एक अर्थक्वेक, फ्लूड्स, पता नहीं कितनी चीज़ें झेलता है, लेकिन आज भी वो ऐसे खड़ा है। मैं जापानीज़ लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। ओके, ठीक है, और बहुत अच्छी कंपनी है, अभी रिसेंटली 2019 में इंडिया में आई थी, एंड उनका जो फर्स्ट जो का स्टोर था इंडिया में वो मैं उसका पार्ट था ओपन कराने में। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जापानीज़ कैसे काम करते हैं। जापानीज़ कभी भी अपने काम को एक वाइफ की तरह देखते हैं कि हमें इसे ज़रूर टाइम देना है, किसी को देना दे भाई। ओके, वो सुबह हो चाहे शाम हो चाहे रात हो, उनको 24 घंटे भी देना तो वो देंगे। ठीक है, उनको इंडिया में जो हमारा मेजरली रहता है, हम लोग थोड़ा ये होता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर दे। ठीक है, हम डिपेंडेंट हैं। वो लोग नहीं हैं, वो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो भी खुद करेंगे,
ठीक है, और वो गवर्नमेंट सेक्टर में है तो भी खुद करेंगे। और सबसे मेन बात है कि वो लोग ना डिपेंड बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं रहेंगे। इवन अगर मैं बताऊँ, मेरा जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा, हमारा स्टोर था बहुत बड़ा और उसमें कुछ चेंजेस होने थे, बहुत मेजर चेंजेस थे। तो जो हमारा जापानीज़ मैनेजर था वो सुबह आया 8 बजे, रात को 12-1 बजे तक रुका एंड देन सुबह 7 बजे फिर आ गया। तो हम लोग देख के ये हिल गए थे कि भाई इसको नींद नहीं आ रही, और हम लोग और उसी काम को करने मिले, हम लोगों की 3 शिफ्ट लगी। वाह। तो आप ये देख सकते हो कि उनके अंदर ऑलरेडी काम की एक हंगर है। क्या ये कह सकते हैं हम जो काम 24 घंटे में कर सकते हैं वो 6 घंटे में करके निकल जाएंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इस तरीके का डेवलप है वो। बिल्कुल कर सकते हैं। उनका तो इवन वो काम करते हुए बात नहीं करते। उनका जो रूल है वो ये है कि वो काम करते हुए बात नहीं करते, उनके में मना है। तो ये सब चीज़ें हैं। या हो सकता है ना, हमने बोला हुआ है ना, क्या बोलते हैं, काम ज़्यादा करना चाहिए, बोलना कम चाहिए, लेकिन परफेक्ट एग्जाम्पल वही लोग परफेक्ट हैं। एग्जाम्पल वो है। उनके में एक चीज़ और बोली जाती है विच इज़ लीड बाय एग्जाम्पल। लीड बाय एग्जाम्पल इज़ दैट कि जो आपका लीडर है वही एक एग्जाम्पल सेट करता है हर चीज़ के लिए, जो हमारे मोदी जी करते हैं। कि अगर उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है तो पहले खुद झाड़ू मार के दिखाया है। बिल्कुल। और एक अच्छे लीडर की पहचान भी है। हाँ, ये अच्छे लीडर की पहचान है। और लीडर एक्चुअल में लीड बाय एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर आप अपनी पब्लिक को कुछ करने को कह रहे हो तो पहले खुद सबसे करो। पहले वो काम खुद आपको करना चाहिए। वो मुझे लोग याद है कि गैस के लिए जो सब्सिडी होता है, उन्होंने लाखों लोगों का खुद ही सब्सिडी छिड़वा दिया, खुद ही अपने आप गए छोड़ दिए सब। क्योंकि कहते हैं ना, एक लीडर में वो विजन दिखा लोगों को, तभी तो आज अगर कुछ बोलते हैं, जैसे ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, लोगों ने एक्सेप्ट किया। कुछ लोग बनाना चाहे एजेंडा कि नहीं यार इससे क्रैश हो जाएगा ये इकोनॉमी, ये, लेकिन लोग मानते हैं क्योंकि शायद उन पर ट्रस्ट है लोगों का। आप पर्सनली मोदी जी को कितना लाइक करते हो? देखो, मैं तो 100% लाइक करता हूँ भाई। कोई रीज़न? द रीज़न इज़ के विजनरी लीडर हैं भाई। ठीक है। उन्होंने आते के साथ ही सबसे पहले इतनी सारी स्कीम्स चलाई। सबसे मेन बात, इंडिया में जो सबसे चीज़ की कमी थी वो थी स्किल्स। स्किल इंडिया उन्होंने चलाया। ट्रू। ठीक है, उनके इसके पास पहले थी नहीं क्या? बिल्कुल नहीं थी, या थोड़ा सा था? थी, बट जो पुश था वो अब मिला। अब आपका एक चीज़ बताओ, मुद्रा योजना चलाई, ठीक हाँ, है, ये सब तो मेरे सामने अभी भी इतने सारे आपके स्कीम्स चल रही हैं जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है बिजनेसेस को। आप अगर फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस डालते हो उसके ऊपर अलग से सब्सिडीज़ मिल रही हैं। एक्सपोर्ट पे फोकस किया जा रहा है। ये सारे एस्पेक्ट्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने FDI को अलाउ किया, 100% FDI, जो पहले नहीं होता था। पहले आपको क्या करना होता था कि 49% आप मतलब फॉरेन कंट्री का स्टेक रहेगा एंड देन 51% आपको जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा इंडियन कंपनी के साथ। ये तो मेरे हिसाब से हर कंट्री का अपना अपना रूल्स है इसमें। रूल्स है, बट ये मेजॉरिटी जो होगा उस सेम कंट्री का होगा। और बट इन्होंने चेंज कर दिया ना, उन्होंने तो 100% FDI कर दी। तो क्या कोई भी अगर इन्वेस्ट करेगा तो 100% इंडिया का होगा? हाँ, नहीं, इंडिया का नहीं होगा। इंडिया मतलब जो बाहर से कंपनी आएगी वो 100% पैसा इंडिया में डालकर अपने तरीके से कंपनी चला सकती है। उसको किसी को थर्ड पार्टी को देने की मतलब थर्ड पार्टी सही डिसीजन है कैसे? ये बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट आपके एम्प्लॉयज़ को देगा। ओके, क्योंकि जब मेरा दोस्त है बैंकॉक में, वो ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करने वाला, तो उसने बोला कि हमें वहाँ पर एक पार्टनर चाहिए होता है और उसको भी शायद इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है, या एज अ पार्टनर आप रख सकते हो ऑन डॉक्यूमेंट और फिर आप काम कर सकते हो, लाइसेंस मिल सकता है। तो इससे एक चीज़ तो मुझे क्लियर हुआ कि एटलीस्ट वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व तो करना पड़ेगा एटलीस्ट आपको, क्योंकि और पैसा भी सेफ हो गया, क्योंकि इक्विटी है तो आप भाग भी नहीं सकते हो। तो थोड़ा सा नेगेटिविटी नहीं लग रही आपको 100% अगर हम उनको दे दें? मैं आपको बताता हूँ, देखो, जब आप किसी इंडियन कंपनी को उसमें इंक्लूड करते हो तो वो वहाँ पे अपना कमीशन काट जाती है। ठीक है, आपने मान लो अगर आप एम्प्लॉय को 50,000 दे रहे हो तो वो आगे एम्प्लॉय तक 20,000 पे जाएगा। ठीक है, अब वो लार्ज इम्पैक्ट में तो ये देखेगा कि नहीं कंपनी ग्रो कर रही है, इंडियन कंपनी ग्रो कर रही है, बट एम्प्लॉय का क्या? एम्प्लॉय तक तो नहीं पहुंचा। बट अब जब 100% FDI आई है तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी, एक तो दो अपॉर्चुनिटी है। एक तो फॉरेन कंपनीज के पास थोड़ा पैसा बचा, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंडियन एम्प्लॉय तक डायरेक्ट पहुंचा और वो अब री इन्वेस्ट कर रही है। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जितना स्टार्टअप शुरू में स्टार्ट किया था उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे एक्सपेंड कर लिया और बहुत लोगों के लिए वो हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा इन्वेस्ट करके और यहाँ से कमा के लेके जा रहे हैं, यहाँ पे उन्हें वापस इन्वेस्ट भी करना होता है। क्योंकि अभी भी ना हमारे रूरल अर्बन एरिया में तो ये मिसकंसेप्शन है ना कि लोग भाग जाएंगे
ये विदेशी कंपनी है, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। क्योंकि ना बिजनेस के नाम पे तो हमें गुलाम बना लिया था। नहीं नहीं सर, वो पहले की बातें अलग थी, पहले तो हम लोग डिवाइडेड थे। अभी भी डिवाइडेड है ना। अभी भी वही चीज़ है, वही चीज़ अभी भी डिवाइडेड है, लेकिन अच्छा, पहले हम से अपने पास्ट से ना कुछ सीखते नहीं है ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब 1947 जो हमारा एग्जाम्पल, उसके पहले हम गुलाम थे, तो रीज़न तो यही था ना, हम बटे हुए थे। लेकिन जब कुछ इंसिडेंट हुआ, लाइक भगत सिंह जो अवेयरनेस किया गांधी जी ने किया, उसके बाद अचानक से क्या हो गया फिर। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अभी रिसेंट जो हमारा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ है पहलगाम में। पहलगांव का। अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से देखो तो आप कंट्री में आप यूनिटी देख सकते हो। हाँ, ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि उनको ये बोल के मरवाया, वो बोल के मरवाया, और सबसे आगे आई थिंक हमारे मुस्लिम भाई बहन सबसे आगे खड़े हुए हैं मुझे ना साथ ऑनेस्टली में। मुझे भी गुस्सा आया था, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। बट हाँ ठीक है, अब ये परसेप्शन मेरा थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना एफर्ट दिखाया। देखो, मैं जो देखूंगा वही बिलीव करूंगा। करेक्ट। मुझे लगा पहले तो मैंने अपनी विचार को डाला कि नहीं भैया, मुझे ये मेरा फीडबैक ये था। सेकंड, जब देखा कि हाँ मुस्लिम भाई बहन लोगों ने हेल्प की, ये की, सारी चीज़ें की, तो ठीक है, हम भी उनके लिए सोचते हैं। हम इंटरनल डिवाइड रह सकते हैं, हाँ। बट अगर एक्सटर्नली बात आएगी हाँ, तो तो वी एक आर है। टुगेदर। तब तो भैया आप कोई नहीं तोड़ सकता फिर मैं हमें। तो इनफैक्ट राहुल गांधी का वेट कर रहा था कि कब बोलेंगे। नहीं लेकिन नहीं, मैंने देखा उनका भी इंटरव्यू आया कि ओपोजिशन हम ने साथ हैं। बोला कि वी आर विद द गवर्नमेंट, और जो भी एक्शंस लेने होंगे वी आर विद देम, और बिल्कुल कंडेम नहीं करेंगे। तो मैं ये मानूंगा कि इंडिया में डिविजन्स इंटरनली हो सकते हैं, लैंग्वेजेस पे हो सकते हैं, आपका कास्ट पे हो सकते हैं, आपका रिलीजन पे हो सकते हैं, बट एज एन इंडियन वी आर इंडियंस। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है एक्सटर्नली, बट हमारे इधर प्रॉब्लम ये है कि हम इंटरनली यूज़ नहीं कर रहे। हाँ, तो जिस दिन हमने इंटरनली यूज़ करना शुरू कर दिया, वी विल बिकम अनब्रेकेबल। क्योंकि ना कहीं अगर मैं खुद सोचता हूँ, जिसे कई लोग बोलते भी हैं, सेम अगर ये इजराइल के साथ हुआ होता तो शायद आज पिक्चर सिचुएशन न्यूज़ चैनल कुछ और बोल रहा होता। सर इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ आपको। हमारे पास $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, और बहुत लोगों की जॉब्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, बट वो साथ दे तो रहे हैं हमारा साथ दे रहे हैं सर, लेकिन जब बात आती है ना कि आपने किसी पे एकदम से अटैक कर दिया और उन्होंने भी हम पे अटैक कर दिया, तो कंपनीज तो डरेंगी ना। कंट्रीज़ हमारे साथ हैं, लेकिन जिन कंपनीज ने हम पे इन्वेस्ट कर रखा है वो तो डरेंगी कि कल कोई कंट्री बचे ना बचे, हमारा पैसा ना डूब जाए। वो या तो स्लो हो जाएंगी या रोक लेगी इन्वेस्टमेंट्स, और या फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी निकाल लेंगे। अब टेस्ला हमारे इंडिया में आने वाला है, ठीक है, उसको भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना, एक कि जो तो उसके हम प्रोडक्ट लोग हैं वो कह बेच सकते हैं सकें। हम सच में बाहर के लोगों पे ही डिपेंडेंट है। नहीं सर, पहले इंटरनल भी आपस में डिपेंडेंट है ही ना, गवर्नमेंट से लेकर हर चीज़। अब ओवरऑल भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मैसेज हो रहा है ना कि हम बाहर हम आज अपने कंट्री में जोमेटो बन रहा है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन रही है, लेकिन हम स्टार्टअप में प्रोडक्ट वाइज बहुत कम है अभी भी, आज की डेट में भी। तो स्टार्टअप रियल में वो है, ये इस टाइप के स्टार्टअप होने चाहिए जहाँ पर हम, जैसे आप बोले टेस्ला जैसी कंपनियाँ नहीं आ रही, हम क्यों डिपेंडेंट, हम इतने रहे कि भैया ठीक है मत आओ, हम खुद बना लेंगे। चाइना ऐसे करता है, वो अपना फेसबुक गूगल खुद का यूज करता है। आई मीन टेस्ला को लाने का रीज़न ये नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, हमारे पास टाटा भी बना रहा है, महिंद्रा भी बना रहा है। जी। टेस्ला को लाने का रीज़न ये है कि कंपटीशन क्रिएट होगा। टेस्ला की गाड़ियाँ अभी भी ओवर प्राइस है एज़ कम्पेयर टू टाटा और आपका महिंद्रा, लेकिन उसकी जो गाड़ियाँ हैं उनका मेजर इम्पैक्ट ये है कि वो लोग एक कंपटीशन क्रिएट करेंगे हमारी इंटरनल कंपनीज़ के साथ। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट अभी भी सपोर्ट कर रही है, बट अगर हमें ग्लोबली कम्पीट करना है तो वी नीड टू नो कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, हमारा कंपटीशन क्या है, इसलिए हम अलाउ कर रहे हैं। रही बात कि हम लोग डिपेंडेंट है, तो पूरा वर्ल्ड ही व्यापार पे डिपेंडेंट है सर। व्यापार तो ठीक चाइना जो है, चाइना एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है पूरा का पूरा। ठीक है, आज तो चाइना भांडा फोड़ रहा है ना अमेरिका का, गुची से लेके हर कुछ। वो कह रहे खरीदो यहाँ सस्ता सस्ता, टैरिफ को लेके। वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे इंडिया में भी ये सब चीज़ें होती हैं। आप जाओगे, आप इधर की तरफ आओ, हमारे ईस्ट दिल्ली में ही आओ, ईस्ट दिल्ली में इतने मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे आपको, टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। सूरत में इतना अच्छा व्यापार है हमारा, हमारे यहाँ पे आपको हीरे का व्यापार बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। नहीं ये तो है, लेकिन जो आपने टेक्सटाइल की बोली ना, जैसे लाइक मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने बताया कि जैसे लाइक बांग्लादेश है, वहाँ के लेबर कॉस्ट कम है, जिसके कारण उनको प्रोडक्शन में भी मदद मिलती है और वो लोग कंटिन्यूसली काम करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा लेबर इशू भी है। वहाँ पे आप ये देख लो कि वो
कितना हाँ वो डिस्टेबलाइज develop नहीं है हाँ ऑब्वियसली। आपको। बट हम कहीं ना कहीं दे तो रहे हैं ना अपना काम, हम खुद क्यों नहीं करा रहे उस तरीके के, अवेयर क्यों नहीं कर रहे, एजुकेट क्यों नहीं कर रहे लोगों को? आप बांग्लादेश वालों की बात, नहीं हमारे दो लोग हमारे इंडिया में आई थिंक हम लोग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमारे बढ़ चुके हैं इस बारी, अगर आप देखोगे नंबर्स तो उसका रीज़न ही यही है कि वो डिस्टेबलाइज हो गया है। इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना में भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना में तो हब ही है मेरे हब ही है, वियतनाम में भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। जिस कंपनी में मैं काम करता था वो लोग इन कंट्री से कपड़े मंगाते थे अपने, अच्छा दे आर ब्रांड वेल नोन ब्रांड्स, और उनके जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो इन कंट्रीज़ में हो रहे हैं चीप लेबर पे। इंडिया में भी लेबर अभी चीप ही है, इंडिया में बहुत अच्छी लेबर नहीं मिलती आपको। आपका आई थिंक 20,000 समथिंग है अनस्किल्ड लेबर का, और स्किल्ड लेबर का आई थिंक 25,000 है। तो वो डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो अलग होगा, सेकंड ईयर में तो अलग, थर्ड ईयर तो अलग। तो इंडिया में भी ये चीज़ है कि अभी भी लो है प्राइसेस। कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड वाइड आपको हिट करता है कि आपके मनी की वैल्यू नहीं है, लाइक ₹1 मतलब $1 और 85 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। ये बहुत अच्छा पूछा आपने क्वेश्चन। ये इकोनॉमिक का बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो मैंने पढ़ा था। मैं भी सोचता था कि क्यों हमारा प्राइसेस लो हैं, और यूएस इसके बारे में बहुत बार इंडियन गवर्नमेंट को बोल चुका है कि आप जान के अपना जो प्राइसेस है वो लो रखते हैं, अपनी जो इकोनॉमी है एज़ कम्पेयर टू यूएस के प्राइसेस पे वो लो रखते हैं। रीज़न उसका ये है, एक डच डिजीज़ करके इकोनॉमी में बड़ा अच्छा फैक्टर होता है, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि डच डिजीज़ जो होती है वो आपके धीरे धीरे जो इकोनॉमी होती है उसको खा जाती है, बाकी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं या बाकी सेक्टर्स होते हैं उनको खा जाती है। कैसे? उसका रीज़न ये है कि एक कंट्री आपका आई थिंक केन्या है, केन्या या फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कंट्री। उस कंट्री में क्या हुआ था कि बहुत सारा ऑयल मिला था, ठीक है। उस कंट्री ने एक्सपोर्ट्स अपने बढ़ाए रिसोर्सेज को। अब ऑयल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके जो वो वर्कफोर्स होती है वो ज़्यादा नहीं लगती है, मशीन से आपका ज़्यादा निकाला जाता है तेल। अब उन लोगों ने क्या किया कि एक्सपोर्ट स्टार्ट किए, उनकी जो करेंसी थी उसकी वैल्यू बढ़ने लगी। अब जो बाकी इंडस्ट्रीज थी जो एक्सपोर्ट करती थी उनका ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में महंगा हो गया। ठीक है। सो फॉर एन एग्जांपल कि अगर वो लोग आज 10 रुपये की पेंसिल बेच रहे थे दूसरी कंट्री में जो उनको $1 की पड़ रही थी, ठीक है, वो आज उनकी जो करेंसी की कीमत थी वो बढ़ने की वजह से वो उनको अब $5 की पड़ने लगी। हाँ। क्यों? क्योंकि वो जो 10 रुपये की पेंसिल थी वो है अभी भी 10 रुपये की उसकी कंट्री में, लेकिन वहाँ पे उस करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। हाँ, हम लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं इस तो पे? मैं वही बता रहा हूँ कि इंडिया में हम लोग चाहते ही नहीं कि हमारी जो करेंसी है वो नीचे आए, मतलब हमारी ऊपर जाए या नीचे? नीचे जाए। मतलब आई मीन 85 है, 86 हो जाए, 87 हो जाए, 88 हो जाए और नीचे जाए, ना कि मैं तो चाह रहा हूँ कि इक्वल जाए ना। अगर मैं ₹1000 खर्च करना चाह रहा हूँ आज यूएस में तो उसकी 1000 की वैल्यू हो, ना कि 1000 की जगह वो 10 रुपये सेंट पकड़ा दे, लियो भैया जाओ ऐश करो। आपने मेक इन इंडिया का नाम सुना है? हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप कोई चीज़, आप एज एन अमेरिकन आपको कोई चीज़ बनवानी है, ठीक है, कोई एक मान लो पानी की बोतल बनवानी है विच विल कॉस्ट यू $10। वो $10 अगर आप इंडिया आते हो तो हम तो आपको $100 बना के दे देंगे विच विल कॉस्ट यू अराउंड 1.5 समथिंग डॉलर, ठीक है। लेकिन अगर आप वही यूएस में बनवाते हो तो आपको $10 की पड़ेगी। हाँ। अब अगर हमारा और यूएस का जो करेंसी है वो इक्वल हो गया तो अब आपका जो $1 है, आई मीन जो $10 है, वो यहाँ पे भी आपका $10 ही बन जाएगा। 10 रुपीज़ आप इक्वल टू $10। तो वो काम नहीं करवाएंगे, फिर हमसे। और हमें इस टाइम पे जॉब चाहिए, हमें इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाहिए कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, तो उनकी कंट्री को सस्ता पड़े, इसी वजह से ये चीज़ें इन्होंने कर रखी है। बट कहीं ना कहीं तो हम अगर एज अ टूरिस्ट और हम जो नहीं इन चीज़ों में जानते हैं तो हमें तो पर्सनली यही लगता है ना हमारे करेंसी की वैल्यू ख़राब है। वो छोड़ो, बैंकॉक थाईलैंड जैसी कंट्री में हमारी वैल्यू ख़राब है। $2-2.5 का। हाँ, थाईलैंड में तो आई थिंक प्राइस ज़्यादा है, यहाँ का ₹2.5 वहाँ ₹1 होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट थाईलैंड, बट बिल्कुल श्योर सर। वियतनाम नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट वियतनाम में तो आपका प्राइसेस अलग चलते हैं, वहाँ पे आपका लाखों रुपए में चलते हैं। इंडोनेशिया में मिलता है, लेकिन मैं समझ गया, लेकिन वो प्रोडक्ट आप उतने का ही खरीदोगे। जैसे लाइक ये कप यहाँ पर 1000 का है तो वहाँ 1 लाख का मिलेगा, क्योंकि उनके पास करेंसी लाखों रुपए की है। नहीं मैं समझ गया, कह रहा हूँ मैं। जैसे अब यूएस वाले समझना आप इस चीज़ को, यूएस वाले अगर $10,000 अगर उनकी मंथली अर्निंग है, वो 10,000 रुपये लेके अपने हिसाब से, मैं 10,000 ही बोलता हूँ, उनका 10,000 रुपये लेके वो यहाँ आते हैं ना, वो 6 महीने सर्वाइव कर सकते हैं। वो $10,000 लेके आते हैं। हाँ, इंटू 10 कर लेंगे हम एटलीस्ट समझने के लिए छोटा सा। लेकिन समझना हम क्या करेंगे, हम तो फिर
उनके उन्हें 10 करेंगे फिर जाएंगे शायद। सर आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जितना वैसा उधर मिल रहा है ना, ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से मेरे को वो 50,000 दे रहे हैं, विच विल कॉस्ट अराउंड, वो यहाँ के हिसाब से 50 दे रहे हैं ना। हाँ 50 दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनकी कंपनी में वो $50 भी दे रहे हो, $50,000 भी दे रहे होंगे। वो दे सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो दे भी रहे होंगे। नहीं, अपनी कंपनी को देते होंगे ना। लेकिन वहाँ पे फिर आपका चीज़ें भी तो उतनी है, वहाँ पे टमाटर मिल रहा था वो 250-300 किलो मिल रहा है भाई। मैं वही समझना चाह रहा हूँ। लेकिन सपोज वो टमाटर भी 100 रुपये किलो खरीद रहे हैं, समझ रहा हूँ मैं, उस चीज़ को समझना चाहता हूँ खुद बारीकी से। लेकिन यार हम 100 का 1000 रुपये क्यों दें? मैं चाहता हूँ हम उसके लिए भी सेम वैल्यू, मेरे लिए भी सेम वैल्यू। आज आईफोन है, कहते हैं आईफोन, वहाँ पर उनके हिसाब से तो 7,000 ही है ना। अब डॉलर में चाहे कुछ भी है, ऐसे सर मेरे लिए तो वो 7 का 80,000 हो जाता है ना। नहीं सर, ऐसे चीज़ें नहीं काम करती ऐसे। 50,000 पर मंथ डॉलर तो कहीं का सैलरी, मतलब बहुत ऊंचे लेवल पे वहाँ पे होगी, क्योंकि मैंने भी एक यूएस कंपनी का मेरे को जॉब एप्लीकेशन मिली थी, तो वहाँ पे वो 1 लाख डॉलर दे रहे थे पर एनम, दैट इज़ नॉट पर मंथ। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा ना, आपने बोला ना गवर्नमेंट ने हमारे कहा वैल्यू को घटाना, उसके लिए मैं समझ वो बहुत स्लोली उसको अभी भी घटा रहे हैं। आप देखते होगे कि जब से 2014 के बाद। तो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना। नहीं सर, नेगेटिव भी कह सकते हो, पॉजिटिव भी कह सकते हो, बट अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करनी है तो ये एक रीज़न, मतलब ये एक तरीका है कि जिससे बाहर की कंट्री को आप लोग ऑटोमेटिकली चीप पड़ जाओगे। चलो एक चीज़ हम और भी समझ लेते हैं, जब एक्सप्लोर कर ही रहे, थोड़ा सा और डीप में जाना चाहता हूँ। वो हमें ऑर्डर ना दे, हाँ, कहाँ जाएंगे फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? वियतनाम जाएंगे। क्या इससे भी नीचे कोई जा सकता है, या इस लेवल पे सारे लोग ऑपरेट कर रहे हैं? सर देखो ऐसा है हमारे अंदर कुछ तो होगी ना, हमारी सर्विस कुछ तो होगी ना, हमारे पास चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये डिपेंड करता है कि डिमांड एंड सप्लाई किस हिसाब से आ रही है। अब हर कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं वो हर बारी चेंज हो जाती है। अब यूएस में एक प्रेसिडेंट 4 साल तक रह सकता है, हाँ, दोबारा आ सकता है, 8 साल हो गया, उसके बाद नहीं आ सकता वो। अब ट्रम्प का ये लास्ट है, ठीक है। अब उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, भैया चाइना से हटा के वो इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हटा रहे हैं, वियतनाम शिफ्ट हो रहे हैं, बाकी कंट्रीज जा रहे हैं। कल को कोई और आएगा, वो इंडिया से हटा के कहीं और ले जाएगा। बिल्कुल होगा। पहले निक्सन थे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, तब की अगर आप बात करो तो तब भी इंडिया के साथ ये था कि तब वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, तब वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ क्या है। और जियो पॉलिटिकल में ना एक बड़ा अच्छा कोट है, ठीक है, वो है कि नो वन इज़ योर परमानेंट एनिमी, देयर इज़ ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। हाँ, ये तो है। तो जियो पॉलिटिकल में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, इंटरेस्ट मैटर करते हैं जो करते हैं। बस हमारे लिए कुछ फिक्स है। नहीं, हमारे लिए भी परमानेंट एनिमी कोई नहीं है, परमानेंट है ना सर। अभी जब पहलगांव के बारे में बताया, लेकिन सबको पता तो है ना, वही है ना, हम बोलते नहीं है सब। वो सिर्फ देखो सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पे इंटरेस्ट ही हमारा नहीं बन पा रहा, ठीक है, इसलिए वो परमानेंट अभी तक एनिमी बना हुआ है। लेकिन जब अगर इंटरेस्ट उधर भी बन जाएंगे अच्छे से, वहाँ के थोड़े पॉलिसीज़ अच्छी आने लग जाएगी, थोड़ी लोगों की डेवलपमेंट पे वो लोग फोकस करने लगेंगे, ना कि ये टेररिज्म पे, तो वो भी ग्रो कर जाएंगे। हमारी हिस्ट्री कुछ ऐसा है नहीं ना कि हमने कुछ कब्जा कर लिया, हमने कुछ एक्वायर कर लिया, बट उनकी तो हमारी रही है हिस्ट्री ना। तो हमेशा यही नेगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही। मतलब पहले से भी देखा जाए तो हम नेगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। भगवान राम तो खैर चढ़ाई कर दिए थे, लेकिन आज हम लोग पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, चाहे आप सॉफ्ट डेवलपमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ ना कुछ तो रीज़न है ना हमारे पास। या फिर हम पॉलिटिकली सब सपोर्ट उस लेवल पे भी नहीं करते कि आगे वाले बंदे को यार ठीक है ना। अगर मैं वही कह रहा हूँ, इजराइल भी तो एक कंट्री है ना सर, वो 4 कंट्री से एक साथ लड़ जाते हैं। इजराइल एक कंट्री है, हाँ। और उसके ऊपर बॉम्बिंग होती भी है, हाँ। उसका जो दुश्मन है वो गजा है, हाँ। ठीक है, गजा के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है। फिलिस्तीन भी लड़ा है ना सर, फिलिस्तीन भी लड़ा है, बट उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है। और इवन हाँ, मैं देखो क्या बोला था। देखो हमें सोचना तो देखो सही तरीके से पड़ेगा। हम लोग ऐसे हम सोचते हैं, हाँ, गवर्नमेंट हमारी बहुत स्ट्रांग है इस मामले में। गवर्नमेंट ऐसे सोच नहीं सकती कि भाई आज आपने अटैक किया और कल हम आप पे कर देंगे, ठीक है। उनको भी देखना पड़ेगा कि हम लोग अगर अटैक करें तो सिविलियंस ना मरे, जिनको हम करें तो हम सिर्फ आतंकवादियों को मारे। बट एक बात समझना, जिसके घर में ये घटना घटी है फैमिली में, उनसे पूछोगे तो क्या बोलेंगे वो? ऑनेस्टली आंसर देना इसका एटलीस्ट। सर मैं तो देखो, हुआ तो बहुत बुरा है, बट आपको गवर्नमेंट को टाइम देना पड़ेगा थोड़ा कि वो जो चीज़ें हैं वो प्रिसीजन से कर पाए। हम लोग ऐसे डिसीजन, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले सकते कि भैया आज हुआ तो अभी हम अगला अटैक कर देंगे। ये आपको बहुत दिमाग से सोचना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ये नैरेटिव भी बन चुका है कि 6 महीने बाद ना भूल जाते हैं चीज़ों को।
या तो हमें ये हो कि हमें वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करना है। मैंने अपने वीडियो में भी बोला, अगर कोई आटा लग रहा है ना, वहाँ का आ रहा, गेहूँ आ रहा, भैया बंद करा दो यार। सर रोक तो दिया पानी, और क्या चाहिए। पता है, आज तक इंडस वाटर ट्रीटी को किसी ने हाथ नहीं लगाया। हाँ ठीक है, अब वो भी हाथ लगा दी। अब आप बताओ क्या करोगे। आप खुद सोचो कि हम लोग जो है ना वसुदेव कुटुंबकम में बिलीव मैं रखते हैं। बिलीव करता हूँ उस चीज़ में, हम ठीक है, मानते भी है। मैं हम कहीं भी जाता हूँ एटलीस्ट ये चीज़ जरूर बताते हो कि हमारा कल्चर क्या है, हम किस कल्चर से आते हैं। करेक्ट। अब वहाँ की जब वो एक ऐसी कंट्री है जिसको ये कहा जाता है कि उस कंट्री के पास आर्मी नहीं है, उसकी आर्मी के पास एक कंट्री है। वो कंट्री जो है वो पूरी आर्मी ड्रिवन है। ठीक है, आप वहाँ के चाहे प्राइम मिनिस्टर्स देख लो, वो भी बनेंगे तो भैया जो आपका जो उनका सेना का अध्यक्ष होता है वो जो चाहेगा वही होगा। हाँ, तो वहाँ पे लोगों को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ जंग से चीज़ें नहीं जीत करी जा सकती। आप लोगों को डेवलपमेंट पे बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और वहाँ पे करप्शन है, बहुत चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो भैया वो तो एकदम गोबर जगह है। ठीक है, तो ज़ॉम्बी है। अब ज़ॉम्बी का सीन ये होता है, ज़ॉम्बी आपको ना तो खुद जीता वो, हाँ, ना वो सामने वाले को जीने देता। अगर हम ज़ॉम्बी से डायरेक्ट लड़ने चले गए और हमें भी काट लिया तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो हम ज़ॉम्बी कह लें उनको। हाँ, ज़ॉम्बीज़ हैं वो। तो इसलिए हमें सोच समझ के कि भैया लाठी भी टूट जाए, वो सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो इस एस्पेक्ट से गवर्नमेंट को वहाँ पे काम करना चाहती है। ओके, ठीक है। कास्टिज्म के बारे में बताया आपने, रिजर्वेशन के बारे में भी हमने बात किया। क्या लगता है बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या देखा होगा जो रिजर्वेशन? देखो गलत तो था जो था। ठीक है, अब ये है कि उन्होंने मूवी देखते हो आप? मूवी, हाँ देखता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर पे मूवी भी आई थी एक दो, कुछ देखा आपने मूवी में? मैंने वो नहीं देखा, मैंने आर्टिकल 15 देखी थी। ठीक है, हाँ हाँ, शायद आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। ठीक है। ठीक है, अब उसमें यही हुआ था, उसमें उसने पूछा भैया आप कहाँ से हो, कहाँ से हो? तो सब अपनी कास्ट बताने लग गए उसको, हाँ। पुलिस वाले। और ठीक है, फैक्ट है। ये बहुत गलत है। अब मैं भी अगर आपसे मिलने आया हूँ तो आई थिंक हम लोगों ने मेरे डिस्कशन में ये नहीं पूछा होगा कि तू भाई नीची जाती है, ऊंची हाँ, जाती है, ये जाती है, वो actually ना, जाती है। देखो लेवल टू लेवल भी कैरी करता है। लेकिन आप डिफेंस सिस्टम में देखना, ये जो स्टेट डिफेंस है उन सब में देखना, ये मैटर करता है वहाँ पे। आप देखना ये चीज़, ये बोलने की बात नहीं है लेकिन ये 100% सच है। नहीं करता है, मैटर करता है। यूपी में अगर जैसे अखिलेश यादव की सरकार है ना, तो वहाँ पे हर पोस्ट पे आपको यादव मिलेंगे, समझना। मे भी कंट्रोवर्सी हो जाएगा लेकिन चीज़ें फैक्ट है भैया। कितने दिन छुपा लोगे, सबको दिखता है लेकिन पता है कि कोई बोलना नहीं चाहता यार, कुछ होता है सॉफ्ट टारगेट हो जाओगे। लेकिन है ना, बिहार में कुर्मी सब मिला के ऐसे नीतीश कुमार भी जाते हैं, यादव के जो कास्ट होते हैं वो लालू यादव को जिताते हैं, समझना। तो कास्टिज्म तो है और सब जगह पोस्ट में चाहते हैं कि हमारा बंदा हो। मैंने आपको ये चीज़ बताई कि बिहार का स्पेशली बताया था कि ये इसलिए नहीं वोट करते कास्टिज्म पे कि उनकी डेवलपमेंट हो। हाँ, वो सेफ्टी के लिए करते हैं। क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर दूसरी जात का है तो वो उनको हटा हाँ, उनके साथ अत्याचार होंगे। इस तो चक्कर वो में इस चक्कर में डेवलपमेंट भूल करते हैं, जाते वहाँ पे वो डेवलपमेंट भूल जाते हैं। उनको होता है कि मैं सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करें। अब ये तभी हो सकता है जबकि कि बिहार में जब कोई कई ऐसा चीज़ें थी ना सर, नालंदा, कोयला, कई सारे शुगर मिल थे, मैंने सुना बहुत सारे थे। जब छोटे थे हमें तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो पढ़ने को मिल जाता है। इतनी सारी बड़ी यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में वहीं था ना, जाते तो लोग, मतलब पूरे इंडिया में कहीं नहीं था, वहीं था, बताओ। करेक्ट। लेकिन आज की स्थिति में क्या है, लोग अजीब नज़र से देखते भी हैं, सच पूछो तो। बिहारियों में जितना दिमाग है ना, मुझे नहीं लगता भारत में दूसरियों के पास है। ठीक है, उनको मैं देख रहा हूँ आईटी सेक्टर में वो बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है, वो गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स में वो भी हैं, उनसे मैथमेटिक्स में सबसे आगे वो हैं। ठीक है, हर चीज़ में आगे हैं। बट जब बात आती है उनके राज्य की, वो अपने राज्य में ही नहीं रुकते। उनको उनमें से लोगों को खड़ा होना पड़ेगा कि भाई मेरा राज्य है, मुझे आगे बढ़ाना है, तो मुझे यहाँ पे चीज़ें लानी पड़ेगी। अच्छा, मैं भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहा था, उनके बारे में थोड़ा सा बता दो आप। क्यों लगता है कि उन्होंने गलत लिखा है? उन्होंने गलत नहीं, मतलब क्या गलत? सही लिखा है। हाँ, उन्होंने सही संविधान रिजर्वेशन के लिए जो लिखा उन्होंने, रिजर्वेशन उन्होंने उसके उस समय के हिसाब से सही किया। हाँ, ठीक है, उस समय पे तो भैया जिस जाति को उन्होंने बोला तो वहाँ पे उनके साथ अत्याचार हुए, वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जब आज की जो सिचुएशन है वो अलग है। 70 साल में बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। हाँ, कह सकते हैं उन्होंने एक एज अ टाइम पीरियड उन्होंने एक एज्यूम किया होगा कि सिचुएशन है, मे बी अमेंड होना चाहिए, जैसे लाइक 370 आर्टिकल हुआ, इन सब चीज़ों पर कर सकते हैं। कई बार होते हैं बड़े बड़े, जैसे मैंने विकास देवी करती सर और काफ़ी सारे लोगों का स्पीच सुना हुआ है, जिसे लोग छोड़ सकते हैं चाहे तो,
लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहते। लाइक मेरे फैमिली में मेरे फादर जज हैं या IAS IPS ऑफिसर हैं, तो नेक्स्ट पीढ़ी को चाहिए कि गिव अप कर दे भैया कि ठीक है Correct, हमें नहीं correct. करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। वही चीज़ें हैं, यही चीज़ें जो हैं वो आपको पीछे रखती हैं हर चीज़ में, कि हम लोग सबसे आगे खड़े होकर जाके ये कह देंगे भैया कि नहीं हमें तो रिजर्वेशन चाहिए। इवन आफ्टर के मेरे पास सब चीज़ें हैं, वो नहीं चलेगा ना। वो आप अगर अगले पीछे वाले जब सबसे मेन बात क्या हो रही है, अब रिजर्वेशन में और कोटास बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिनको मिलना था बेनिफिट वो भी गए, जिनको ऑलरेडी मिल रहा था वो भी गए। अब EWS कोटा आ गया उसके अंदर, ठीक है, वो आई थिंक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ही बनाया है। ठीक है, वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उसमें ये हुआ कि फिर डिवीजन हो गया। अब तुम हटाने नहीं दोगे तो वोट बढ़ा देंगे। हाँ, अब या तो तुम उन्हें हटान दो या तुम उनको बढ़ाने दो, दोनों में से एक काम तो वो करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बहुत ज़रूरत है रिजर्वेशन की। आपने 370 के बारे में बताया, 370 क्या लगता है एक सही अनाउंसमेंट था हटाना वहाँ? बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से तो। आई थिंक उसी की वजह से लोग घूमने भी गए थे। हाँ। अगर वो लोग अगर ये आपका 370 नहीं हटती तो शायद लोग जाते भी ना। तो कांग्रेस क्यों नहीं हटा पा रही थी सर? वो चाहते ही नहीं थे। वो तो उनके नेता खुल के बोलते हैं, मैं उसमें क्या मतलब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो उनके नेता खुद बोलते थे। मुझे ना वो वीडियो का विजुअल आता है, हाथ लगा के तो देखे 370 के हटा को तो देखे। और सबसे खास बात, जिस दिन 370 हटी मैं उस दिन जम्मू कश्मीर में ही था। क्या था रिएक्शन बताओ वहाँ के लोग? मैं वैष्णो देवी पे था, और उस टाइम पे बस जहाँ पे हम लोगों का लॉकर रूम था वहीं पर टीवी चल रहा था। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हमेशा लड़के हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है इसलिए लड़ रहा है क्योंकि 370 हटा रहे हैं। तो मैंने कहा हट गई? मैंने कहा नहीं, कोशिश चल रही है। तो वहाँ कौन रहा था? अमित शाह जो उधर लड़ रहे थे राज्यसभा में। उनकी तो स्पीच ऑनेस्टली माइंड ब्लोइंग। तो उस टाइम पे हमारी फ्लाइट दिखा उनको बहुत अच्छे। नहीं ठीक है, उस टाइम पे हमारी फ्लाइट, हम लोग फ्लाइट से गए थे, तो हमें ये था कि हमारी फ़्लाइट्स कैंसिल ना हो जाए और हम लोग जाएंगे कैसे। तो जब हम नीचे उतर रहे थे तो वहाँ के लोगों में ना इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी थी। हाँ, उनको लगा कि हमारे सारे अधिकार छीन लिए, हमें बिल्कुल हटा देंगे ये लोग, हमें बिल्कुल ऐसे मार दिया जाएगा। तो वो ऐसे सोचते हैं। तो उनको यही समझाया कि भाई ये बेटरमेंट के लिए ही है। अब आप एक बार बताओ, 370 के हिसाब से जितनी भी बाहर की कंपनीज थी वो इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी डायरेक्टली। वहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ सबसे बड़ा मॉल बन रहा है इंडिया में। ठीक है, वहाँ के फ्रेंडली नेचर भी कह सकते हैं, ताकि लोग जाए वहाँ एंजॉय कर। लोग बाहर जाते हैं ना, स्विट्जरलैंड जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। अरे ठीक है ना, हमारा मिनी इंग्लैंड स्विट्जरलैंड तो कश्मीर ही है। बहुत खूबसूरत जगह है वो। और इवन आप मानोगे कि मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वहाँ पे 2 कश्मीरी भी जॉब करते थे। तो उनसे मैंने ऐसे हेल्दी डिस्कशन किया कि क्यों भाई, आप भी कश्मीरी लगते हो? नहीं सर, मैं कश्मीरी नहीं हूँ। मैं पंजाबी हूँ। आई एम फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम पाकिस्तान पंजाब। मेरे एंसेस्टर्स थे, बट आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली। तो हाँ, मतलब उनसे भी मेरा डिस्कशन हुआ तो दे वर क्वाइट अनसेटिस्फाइड। तो मैंने कहा कि भाई क्यों, अगर इतना अनसेटिस्फेक्शन है तो मैं दिल्ली आके जॉब क्यों करनी पड़ रही है, अगर सब कुछ वहाँ पे अच्छा था 370 से। तो वो उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए। द रीज़न इज़, अब आप देखोगे तो तिरंगा लहरा रहे हैं वहाँ पे लोग, वहाँ पे लोग सपोर्ट में खड़े हैं वहाँ की पब्लिक के साथ, कि भाई जिनके साथ ऐसे हुआ है वो गलत हुआ है। क्यों खड़े हैं? क्योंकि अब उनको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पास हुई है। एक टाइम था जिस टाइम पे वहाँ पे पाकिस्तानी चैनल्स भी आते थे। अच्छा, हाँ जी, आपके ये न्यूज़ चैनल उसने ही दिखाया था बहुत कि हमें पाकिस्तानी केबल डला हुआ है। ये बहुत ज़्यादा आया था उस टाइम पे, मैंने भी देखा था। लेकिन पाकिस्तान का केबल कैसे आ सकता है? आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था, DTH के थ्रू उनके पास कुछ समथिंग आ रहा था। हाँ, वो लोकल वेंडर से कुछ हुआ होगा। लेकिन ये था एंटीना, हाँ, DD1 DD2 के लिए करते थे ना, मेट्रो के लिए। लेकिन अब तो खैर काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड हो गया। लाल चौक पे आपका तिरंगा लहराता है और वहाँ पे शोभा यात्राएं निकलती हैं। एक माहौल ही क्रिएट किया गया था ना वहाँ पर कि वॉर सिचुएशन है हमेशा। वो कई मूवी आई है जैसे लाइक हैदर, जहाँ पर दिखाया गया कि उसमें बोलता है ना, कश्मीर में टेररिस्ट बना देना आसान होता है इंस्टेड ऑफ आधार कार्ड। क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, टूरिस्ट आ नहीं रहा, हमेशा वहाँ पे जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग काम नहीं कर पा रहे, शॉप्स नहीं खोल पा रहे, जॉब पे नहीं जा पा रहे। कुछ करोगे ही नहीं तो भैया आप तो फ्रस्ट्रेट हो गए ना, एक तरह से मेंटली फ्रस्ट्रेट कर दिया उनको। तो वो क्या करेंगे? अब आप देखोगे वहाँ पे डेवलपमेंट धीरे धीरे आ रही है। वहाँ पे धीरे धीरे सब चीज़ें उभर रही हैं, लोगों के पास जॉब्स आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे सब डेवलपमेंट होगी। और यही बात है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सोशल जस्टिस पे ज़्यादा फोकस करती है। आप प्रधानमंत्री से किस चीज़ के लिए एडमायर हो?
मैं सर उनके काम के लिए एडमायर हूँ, वो जिस लेकिन हिसाब कई से तो उनको बोलते हैं ना वो हिंदू के लिए काम करते हैं, ऐसे नैरेटिव सेट है उनका। भाई मेरे को समझ नहीं आता कैसे ये लोग बोलते हैं, क्योंकि जब सिलेंडर मिलता है तो सबको मिलता है। हाँ, ठीक वो है, नहीं देखते एक्चुअली ये सब चीज़ें हाँ को। ये सब नहीं देखते हैं। अभी मैंने कितने लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो लोग कह रहे हैं जी हमें मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, हमें आवास योजना भी मिल गया है, हमें सिलेंडर भी मिल रहा है मुफ्त, हमारी बेटी की शादी में भी पैसा मिल गया। घर भी बन गया। हाँ, और कहीं वोट किसको दोगे, तो उनको नहीं देंगे जी। तो उनको बेसिकली क्या है, उनके अंदर भी नॉलेज की प्रॉब्लम है। उनको ये लगता है कि ये हमारे लिए सेफ्टी नहीं सोचता। तो हमें उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा इन लोगों को कि भाई ये जो है वो आपकी सेफ्टी के बारे में भी सोचते हैं। अब यूपी में 2 बार से तो आपके योगी आदित्यनाथ आए हैं। बट ठीक है ना सर, यूपी के बारे में बताया आपने, जहाँ पर राम लला जी का मंदिर बना है, वहाँ पर लोगों ने हरा दिया इनको। सर आप उस मतलब अब मैं वही जो पॉलिटिशियन वाली बात है वही बोलूँगा, ठीक है, आई एम नॉट पॉलिटिकल, बट हाँ जो बात सच्चा सच्चा, तो वो फैज़ाबाद पूरे उसमें आता है हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा कौन सी? ठीक है, और जो अयोध्या है वो इसका एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसी वजह से वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो अलग हो गई, ना कि अयोध्या वाली हुई, इसलिए वहाँ पे थोड़ा हार हुआ। लेकिन वही है कि अब आपने डेवलपमेंट पे वोट नहीं दिया, आपने जाके वोट दे दिया जी कास्ट उस पर, रिलीजन पे और कास्ट पे। तो आप अगर आप ऐसी चीज़ों पे वोट देना शुरू करोगे तो फिर वही चीज़ मिलेगी आपको। आप बीजेपी ज्वाइन करने का मौका मिले तो करोगे ज्वाइन? सो मेरी मम्मी तो ऑलरेडी हैं, ओके। बट मैं अभी मोर न्यूट्रल रहना चाह रहा हूँ इंस्टेड ऑफ कोई पार्टी ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप पहले लर्न करो, आप लोग सारे एस्पेक्ट देखो, और आप देखो कि सोशल जस्टिस और आपके लिए जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट मैटर करते हैं वो पहले आगे आने, वो आपके किसके साथ अलाइन करते हैं। अभी तो बीजेपी के साथ अलाइन कर रहे हैं। क्वालिटी तो है। आ जाए तो सर बस मैं तो आई एम विलिंग टू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, एंड मेरा एक फ्रेंड है वो ऑलरेडी कर रहा है। मैं पहले आम आदमी पार्टी का भी बहुत बड़ा सपोर्टर रह चुका हूँ। अच्छा। हाँ, एक समय था, मैं फर्स्ट 5 ईयर फर्स्ट 5 ईयर, हाँ मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था। मैंने गाड़ी पे हल्ला भी किया अन्ना के साथ, जब वो लोग थे ना हम लोग, तो और हम शोर लोग करते मैं तब भी सोचा था कि शायद हम ज्वाइन करें, बट ठीक है, चीज़ें बदल जाती है वक्त के साथ। और अच्छा हुआ। नहीं किया, तो अभी भी आगे जो लीडरशिप अभी बीजेपी में आएगी, देखो कैसी आती है, क्योंकि अब मोदी जी हटेंगे तो फिर कोई अगला आएगा। बीजेपी को किस तरीके से देखते हो आप, एज अ लीडरशिप, वेल लीडर, वेल सेटल्ड, किस तरीके का देखते हो आप? वाइज लीडर। ओके। एक बारी मेरे सामने मेरे साथ का सीन है, एक रशियन आया था मेरे स्टोर में जहाँ पे मैं काम करता था। तो उसने रात का टाइम था, तब उसने मुझे एक बात बोली कि मतलब मेरे एक दोस्त के साथ वो ऐसी मजाक कर रहा था कि डू यू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नरेंद्र मोदी बाय दिस वॉच। तो वो बस एक टॉपिक छेड़ना चाहता था कि हाउ द पीपल थिंक अबाउट नरेंद्र मोदी। तो उसने कहा कि नो आई एम नॉट फ़ैन ऑफ मोदी, उस बंदे ने, और उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया ही इज़ द फैन ऑफ मोदी। तो उसने मेरी तरफ देखा, तो उसने मेरे को छूटते बोला ही इज़ वाइज लीडर, यू शुड बी। तो वो मेरे को एक रशियन बंदा मुझे ऐसा बोल के गया। हाँ, तो मेरे को एक उस टाइम पे एक चीज़ लगी कि हाँ भाई, डंका तो बजाया है इस बंदे ने। बिल्कुल मजा है। और जो चीज़ें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की स्किल्स पे, डेवलपमेंट पे और सोशल जस्टिस पे जो उन्होंने काम किया ना भाई, सब बच्चा बच्चा जानता है। आप ये लगा लो कि वो जब कोई एक्शन लेते हैं ना, तो वो बहुत वाइड एंगल में एक्शन सोचते हैं कि कितने लोग, हम बुरा ना करें किसी का बस। और मैं ये मानता हूँ कि वही एक चीज़ रीज़न है कि जिसकी वजह से बहुत चीज़ें धीरे धीरे हुई। फर्स्ट 5 ईयर्स में 370 नहीं हटाई, पेशेंस लिए, चीज़ें सेटल करी। आपने 370 मूवी देखी है वैसे? हाँ, उसमें पहले उन्होंने 5 साल पेशेंस लिए, लोगों को सब चीज़ देखी, अगले 5 साल में उन्होंने एक्शंस लिए। करने को तो वो फर्स्ट 5 ईयर्स में कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। एक एक करके उनका जो बिग विजन है वो बहुत मैटर करता है कि आतंकवाद को चोट पहुँचाने के लिए आपने पहले नोटबंदी कर दी, ठीक है, और फिर उसके बाद अगले 5 साल में उन्होंने 370 हटा दी, फिर उसके अगले 5 साल में अब आपने ये यूसीसी लाने वाले हो। पता है सिद्धार्थ, मुझे ना आज तक की सबसे अच्छी न्यूज़ ये लगी जो आपने बताया कि किस मौलवी साहब ने ये बोला कि कोई भी उसका जनाजे का नमाज नहीं पढ़ेगा। क्योंकि ना कहीं हर बार ना हम धर्म पे इसको डाल ही देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन जाता है। अब से मेरे भी कई दोस्त मुस्लिम हैं, लेकिन वो मेरे भाई जैसे हैं, मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ उन पर, कहीं भी जा सकता हूँ उनके साथ। लेकिन जो कई लोग हैं जो अभी डरते हैं इन चीज़ों को लेके, एटलीस्ट इनसे ये पता चल जाएगा ना कि भाई दहशत का कोई मजहब नहीं है ना, सारे मुस्लिम ऐसे नहीं है, सारे हिंदू ऐसे नहीं है, कुछ हैं जो बदनाम कर रहे हैं और वो भुगत रहे हैं ना, गोली खा रहे हैं वो, कहीं ना कहीं ना उसके घर वालों को मिलेगी लाश, ना कहीं मिलेगी।
हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी हाँ। कि जब इंसान मारता है तो वो दो चीज़ करता है। हम्म। एक तो वो इंसान जो है वो एक इंसान है जो दूसरे इंसान को मार रहा है और इंसानियत का कत्ल कर रहा है। हाँ ठीक है, कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए उसके पहनावे को देख के कि इस हाँ। पहनावे का व्यक्ति जो है वो दहशतगर्द है या लोगों को मारता है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं तिलक लगा के किसी को मार दूं तो भैया हिंदू ने मार दिया, मैं टोपी पहन के मार दूँ तो मुस्लिम ने मार दिया, और कुछ और गेटअप ले लो तो भैया इसने मार दिया। तो ये ना पर्सपेक्टिव बनाया जाता है। मैं वैसा गेटअप लेता ही क्यों हूँ? मैं गेटअप ही इसलिए लेता हूँ ताकि लोगों को लगे कि एक सर्टेन टाइप का बंदा सर्टेन बंदों को मार रहा है। हाँ, और इंटरनल लड़ा दो उनको। इंटरनल लड़ा दो बेसिकली। तो ये जो पुलवामा या पहलगाम में जो भी हुआ है, ये कोशिश तो ये करी गई थी कि सिविल वॉर क्रिएट हो जाए इंडिया में, आपस में ही लड़ जाए। लेकिन लोग समझदार थे, लोग नहीं लड़े, लोग बेटरमेंट की तरफ आए, लोगों ने एक साथ एक यूनिटी यही दिखाई। खूबसूरती है ना हमारी अनेकता में एकता शायद। बस यही चीज़ें हैं। बस इंटरनली लोगों में अगर आ गई ये चीज़ तो वी विल बिकम अनब्रेकेबल, जैसे मैंने बोला था पहले भी। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने बोला कि अगर उन्होंने हमें डराने की कोशिश की ना कि कश्मीर नहीं जाना चाहिए, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कह रहे डबल जाना चाहिए हमें। ठीक है ना, इस टाइम पे ज़रूर जाना चाहिए जो अभी हाँ। हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे ये है कि होता है ना कि जब दूध से जला छाछ फूक फूक के भी पीता है, तो अभी सिक्योरिटी इतनी टाइटन होगी कि आपको और ज़्यादा मौका मिलेगा। आई मीन और ज़्यादा आपको अच्छे से अकोमोडेशन मिलेगी कि ज़्यादा सिक्योर होगी चीज़ें। तो क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है जो हुआ है, तो ज़्यादा सिक्योर्ड होगी चीज़ें, लेकिन बाद में अब जाकर तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वक्त के साथ ढीला बना आ जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर ले कि हम लोग कश्मीर के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सबके साथ है यार। वी आर विद आवर फैमिली है ना, we are family and we are with the people of India and we are Indians overall। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक we are same। बिल्कुल। आप चाहते हो कि यूथ पॉलिटिक्स ज्वाइन करे सिद्धार्थ? कुछ चेंज हो सकता है? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। सारे एजेड ही हैं यार कोई है ही नहीं छोटा। हाँ मैं बता देता हूँ, पॉलिटिक्स एक ऐसा खेल है जिसमें ना आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करेगी कि आप किताब से पढ़ के आ गए और आपने बस ये सर्टेन चीज़ें कर दी और हो गया। मतलब सुधांशु त्रिवेदी बनना चाहिए मैं? हाँ मतलब सुधांशु त्रिवेदी, नॉट सुधांशु त्रिवेदी ओनली, बट लोगों के अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। हाँ, आप सुधांशु त्रिवेदी बन जाओ, ठीक है, बहुत अच्छे लीडर हैं भैया आप। सर त्रिवेदी लगाना है बस हाँ वो एकदम गूगल बाबा हैं। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। बट ये है कि जो बाकी लीडर्स हैं, जैसे आपके मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, ठीक है, इन्होंने ना मोटा भाई। हाँ मोटा भाई, इन्होंने लीडरशिप जो दिखाई है ना कि यूनाइट कर लिया लोगों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे इंडिया में ना लोगों के अंदर सिर्फ एक चीज़ की स्किल की कमी है, वो लीडरशिप। ठीक है, ये लीडरशिप जैसे जैसे लोगों में डेवलप होती जाएगी ना, आगे बढ़ते रहेंगे तो वो आगे बोलते भी रहेंगे। अब आप यूथ की बात करते हो, यूथ में लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। राघव चड्ढा जी हैं, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे लीडर हैं। एक आई थिंक साउथ के भी हैं, तेजस्वी सूर्या है ना? तेजस्वी सूर्या, वो बहुत अच्छे हैं। चिराग पासवान हैं, ये सब आ रहे हैं। लेकिन अच्छा आप एक चीज़ और देखो कि अगर हम यूथ को भी अलाउ करते हैं पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए, तो एज क्या है लिमिट? 25 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद भी बंदा टाइम लेता है, 5 साल 10 साल थोड़ा इधर ग्राउंड पे रहेगा, लोगों की समस्या देखेगा, दुनिया को समझेगा। 25-35 साल का 35 साल होगा, 40 साल होगा, तब जाके वो एक अच्छा बेटर पॉलिटिशियन बन सकता है। तो हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, जो तभी आएगी जब एक व्यक्ति पूरा ग्राउंड से लेकर अपर हाउस तक सब चीज़ देखेगा। तो इसलिए हमारे पास एजेड है, और आने वाले 10 साल में भी एजेड ही आएगा बंदा, कि उसके पास एक्सपीरियंस होगा तभी वो ऊपर पहुंच सकता है। मोदी जी के पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने 15-20 साल पहले गुजरात में दी है। उससे पहले निगम पार्षद का भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, विधायक भी रहे, सीएम रहे, फिर प्राइम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट कौन बनने वाला है? नेक्स्ट का देखो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बीजेपी क्योंकि लिमिट है ना 15 साल की ना? नहीं लिमिट नहीं है 15 साल की, लिमिट है एज की। जिस एज पे अभी आई थिंक मोदी जी हैं, उस एज पे आई थिंक कुछ लिमिट है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ मैंने ये देखा था कि कहीं पे उनकी एज लिमिट है। तो वो जो एज लिमिट है जैसे ही वो पूरी कर लेंगे, उसके बाद फिर कोई और आएगा, एंड आई एम श्योर कौन आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है दैट विल बी अमित शाह, क्योंकि ही इज़ नेक्स्ट टू हिम, और उनकी एज पे अभी बहुत सारा गैप बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर वो आएंगे तो सेम लीडरशिप चलने वाली है। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहता, बीजेपी के लिए लगता है कभी ऐसा कि लोग ना उसके लिए नैरेटिव खुद सेट कर देते हैं कि वो हिंदुओं के लिए करेगा, मुस्लिम के लिए नहीं करेगा, और लोग जो सेकेंड ओपोजिशन पार्टी है उसको प्रमोट भी अच्छा करते हैं, तो लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, जबकि पार्टी मेरे हिसाब से सबके लिए कर रही है। नॉलेज की कमी है सर, और कुछ नहीं है। लोगों को यही है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि कौन उनके लिए अच्छा है, कौन उनके लिए नहीं है। उनको चाहिए डायरेक्ट बेनिफिट्स, हाँ, और
जल्दी बेनिफिट्स। तो अगर आप किसी के अकाउंट में 3,000 रुपये डाल के उसको शाम का खाने का इंतजाम कर दोगे तो वो उसमें खुश हो जाएगा। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखेगा कि एक व्यक्ति उसके लिए 5 साल आगे काम करेगा, जिसमें बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, बिजनेस क्रिएट करेगा। फिर आप उन बिजनेस में या अपॉर्चुनिटी में काम करोगे और वहाँ से आपको जो डायरेक्ट बेनिफिट आएगा वो अलग आएगा। जो मतलब आई मीन आप जॉब से भी पैसे कमाओगे तो आपके घर में खाना भी आएगा, आपके घर पे ऐशो आराम भी आएगा। तो वो चीज़ लोगों को देखनी पड़ेगी कि आपको सब्र से चलना पड़ेगा। पर्सनली कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं हमारे यंगस्टर को, यूथ को, जो बिजनेस करना चाहता है या एजुकेशन में या एज अ पॉलिटिक्स भी करियर देखे, क्योंकि आप डिफरेंट बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस है आपके पास। करेक्ट। मैं बेसिकली यही कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कुछ बिजनेस वगैरह या कोई भी लॉन्च कर रहे हो, चेक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है वो चेक करो। और सबसे मेन बात ये गवर्नमेंट का फ्यूचर उनका पर्सपेक्टिव क्या है। हाँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है कि अब वो इस सर्टेन ग्रुप को इंसेंटिवाइज करने वाली है, तो आपको सर्टेन ग्रुप पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। किस टाइप की अब जैसे हम डिजिटल इंडिया की बात कर ले, अब गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया भाई डिजिटल इंडिया, बट स्टिल यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम इन कैश फॉर्म। वो एक थोड़ा एक प्रॉब्लम आएगी। तो वो सब आपको अलाइन करना पड़ेगा, तब आप बिजनेस और जॉब्स में जा सकते हो। आजकल एआई बहुत अच्छे से चल रहा है, तो जॉब सेक्टर में आप एआई के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मैं बेसिकली मेरे पास कोई पहले टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन एन इंटरनेशनल कंपनी और आई वर्क एज एन एनालिस्ट। तो डेटा एनालिटिक्स में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। और उनके लिए भी 2 लाइन, जो धर्म के नाम पे लड़ते हो। सर धर्म के नाम पे लड़ना बंद कर दो, वो भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हो, सबको एक निगाह से देखना शुरू कर दो, तो आपका कुछ भला है। अगर नहीं देखते तो भैया किसी का कुछ भला नहीं है, सबका बर्बाद ही बर्बाद है। कास्टिज्म के लिए बोली तो कास्टिज्म पे बोले तो सर वी आर वन, सपोर्ट जिनको नीड है और जिनको नहीं नीड है उनको भी सपोर्ट करना है। लेकिन क्या द थिंग इज़ कि जिनको ज़्यादा नीड है वी शुड सपोर्ट देम, उनको हेल्प करो। आपके आसपास अगर किसी ज़रूरतमंद है तो उसकी भी हेल्प करो। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन लोन्स, अगर आप पैसा दे पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाओ तो किसी का एक टाइम का खाना दे दो या कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन ट्राई कि हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दें, ना कि हम उन्हें फ्रीबीज़ दें। तो अपॉर्चुनिटीज़ देना इज़ बेटर देन द फ्रीबीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर सुधांशु जी। आपने मे बी हम फ्यूचर में देखे आपको एज अ पॉलिटिक्स। थैंक यू सो मच सुधांशु जी। स्पीच उस दिन का वेट करूँगा मैं जिस दिन आपकी स्पीच होगी। क्योंकि ना 24 की एज में बहुत अच्छी क्लैरिटी है मेरे हिसाब से, प्रोफेशनल और कंट्री के बारे में भी है। क्योंकि आज हम लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं इन्हीं चक्रों में, क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं होती है। हम देखते हैं इंस्टेंट रिएक्ट कर जाते हैं, लड़ाई करने पहुंच जाते हैं। पर ठीक है, हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए। एटलीस्ट ये यंगस्टर को आज समझ तो जरूर आएगा। आज तो अच्छी बात है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुधांशु जी, आपने टाइम दिया, वक्त दिया और मेरे को तो अच्छा मंच दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।